हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 22 जिसका पार्ट है 1। तो हमारा आज न्यू टॉपिक है विविध अधिगमकर्ता की समझ। और ये जो हमारी क्लास है ये रीट एग्ज़ाम 2025 जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 27 फ़रवरी को, इसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, इसमें हमारी हेडिंग आती है फर्स्ट कि वो कौन होते हैं। ओके, तो कौन होते हैं, इसमें आएगा आपका वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो। ठीक है, कि ऐसा बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विशेषताओं में क्या होता है, औसत से अधिक विशिष्ट हो और उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बच्चा वही कहलाता है, या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वही कहलाते हैं जिनके प्रशिक्षण के लिए विशेष, मतलब जिनके विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। इसी में आपका आगे आता है विशिष्ट बालकों के टाइप्स की प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ हमें पता लगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आता है इसके टाइप्स के बारे में, कि इसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, तो जिसमें हमारा फर्स्ट आता है कि विशिष्ट आवश्यकता बालकों के जो प्रकार होते हैं मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है, जिसमें हमारा फर्स्ट है बौद्धिक दृष्टि से। तो जो बौद्धिक दृष्टि से होते हैं उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, हमारे प्रतिभाशाली बालक आते हैं और मंद बुद्धि बच्चे आते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा, सेकंड है शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट जो बालक होते हैं। इसमें आएगा आपका तीव्र बालक और आएगा इसमें पिछड़े बालक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, हमारे जो बहरे होते हैं, ठीक है, कम सुनने वाले होते हैं, अंधे होते हैं, वाणी दोष बालक, ये सभी किसके अंदर आते हैं आपके, ये आते हैं शारीरिक दृष्टि से। जिनको फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं वो आते हैं आपके शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट आता है समस्यात्मक दृष्टि से, जिसमें कौन से हैं, सामाजिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं, कुसमायोजित दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं, संवेगात्मक असंतुलित बालक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हुआ कि जो बौद्धिक दृष्टि से होते हैं वो कौन से होते हैं, शैक्षिक से कौन से होते हैं, शारीरिक से कौन होते हैं, और समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए शॉर्ट नोट है, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी के अंदर बच्चा आता है, कि शैक्षिक दृष्टि से कौन से हैं, शारीरिक, बौद्धिक, समस्यात्मक, इन सभी से। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, अब हम फर्स्ट जो हेडिंग है इसको हम क्लियर करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसकी, क्योंकि डिटेल से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक की। तो आपके आते हैं सबसे पहले बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट हेडिंग है हमारी प्रतिभाशाली बालक। जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनको हम गिफ्टेड चाइल्ड भी बोलते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है,
चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन, कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको, प्रतिभाशाली बालक को। ओके, तो इनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो होते कौन से हैं। ठीक, तो इसमें आएगा आपका, जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है वह बालक दूसरे बालकों से सीखने में ज़्यादा क्षमता रखते हैं। कि जिन बालकों की जो बुद्धि होती है वो सामान्य बालकों से क्या होती है, अधिक होती है, और वो दूसरे बालकों से सीखने में ज़्यादा क्षमता रखते हैं। क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या है, कम सीखते हैं, धीरे से सीखते हैं, मंद गति से सीखते हैं, लेकिन किसी की जो सीखने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। और ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं, इनकी जो सीखने की जो क्षमता है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है दूसरे बालकों की अपेक्षा। इनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, 130 या 120 प्लस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्जाम में कि प्रतिभाशाली जो बालक हैं इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन दे देंगे आपको बहुत सारे, तो जिसमें 120 प्लस अगर जिसका भी आएगा तो वो होगा आपका प्रतिभाशाली बालक। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी में प्रतिभाशाली बालक में कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या आती है, उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताओं में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा, विशेषता में फर्स्ट पॉइंट आता है तीव्र समझ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता में, तीव्र समझ। इसमें क्या होता है आपका, तीव्र समझ का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि जानकारी की क्या होती है, इसमें तेजी से सीखने की और संसाधित करने की एक उन्नत क्षमता होती है इनके अंदर। और ये निरंतर जो है मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता के साथ ही संयुक्त रहते हैं। ओके, और अत्यधिक प्रतिभाशाली जो छात्र होता है वो अक्सर न्यूरोटिपिकल साथियों की तुलना में एक अलग ही गति से काम करते हैं और बहुत आगे क्या है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीव्र समझ का मीनिंग यही है, एक शॉर्ट में अगर समझना चाहो कि इनकी जो समझ होती है ये तेज़ी से क्या है, तीव्र समझ का मतलब यही है तेज़ी से सीखना, जानकारी जो भी होती है कोई भी उसके बारे में तेज़ी से सीखना। तो ये आता है आपका प्रतिभाशाली बालक की विशेषता के अंदर। क्लियर। किसी को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मूल बातों की सहज। सेकंड पॉइंट है मूल बातों की सहज समझ। ओके, तो इसमें क्या होता है कि उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ, तो इसमें क्या होता है कि उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जो बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं होती। ठीक है, और जिनमें दोहराव वाली जो सामग्री होती हैं या फिर रटे हुए कार्य शामिल हैं। तो अत्यधिक जो प्रतिभाशाली बच्चों को अक्सर किसी विचार या फिर अवधारणा में महारत हासिल करने के लिए कम अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो मूल बातों की सहज समझ का मतलब यही है कि जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनको अगर कोई उनका क्या है, अगर उनका यही है कि किसी भी अगर अवधारणा में या विचार में अगर महारत में उनको कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए उनको कम अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इसमें थर्ड पॉइंट में आता है भिन्न रुचि। ये क्या है आपका थर्ड पॉइंट। इसमें क्या होता है, ज्वलंत कल्पना या फिर विशिष्ट रुचि के कारण समान आयु के जो साथी के साथ जुड़ना कठिन हो सकता है इनके लिए। ठीक है, और अत्यंत जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो बड़े बच्चों या फिर वयस्कों की तलाश कर सकते हैं जिनकी रुचि उनकी ही तरह हो। वे ऐसे छोटे बच्चों से जुड़ सकते हैं जिनकी सोच लचीली हो, जो कल्पनाशील गतिविधियों में संलग्न होते हैं।
भिन्न रुचियों का तात्पर्य यहाँ यही है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अधिकतर जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी तलाश करते हैं या फिर जो वयस्क होते हैं उनकी तलाश करते हैं। ठीक है, जिनकी रुचि उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हो या फिर उनकी रुचि से मिलती जुलती हो। ओके, और या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रुचि उनसे मिलती हो प्रतिभाशाली बालकों से, तो वो उनको ढूंढते हैं या फिर उनके साथ कंफर्टेबल वो होते हैं। तो भिन्न भिन्न रुचि का मतलब यहाँ पे यही है कि जो उनकी आयु के लोग होते हैं उनके साथ वो जुड़ना उनको थोड़ा कठिन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होता, तो इसलिए उनको क्या है, कंफर्टेबल नहीं होता, वो उनसे सही से जुड़ नहीं पाते। तो वो इसलिए बड़े लोगों की या बड़े बच्चों की तलाश करते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं आपके। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट आता है आपका जटिलता की और प्रवृत्ति। ये है आपका 4 पॉइंट। जटिलता की और प्रवृत्ति का मतलब यहाँ यही है कि वो क्या है, क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। क्यों के जो प्रश्न पूछते हैं कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, किस लिए है, वे जो सीख रहे होते हैं उसकी बड़ी तस्वीर को समझने की उनके लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसकी बड़ी तस्वीर को क्या करते हैं, वो समझते हैं, समझने का उसको ट्राई करते हैं। और वो अंतहीन क्यों प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर भाग से संपूर्ण के बजाय पूरे से भाग सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये होता है जटिलता की ओर प्रवृत्ति का कारण। ये भी एक प्रतिभाशाली बालकों की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 5, उच्च अपेक्षाएं। 5 पॉइंट आता है उच्च अपेक्षाएं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो स्वयं को और दूसरों को उच्च मानकों पर रखने की क्या करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, जो कभी कभी न्याय की अत्यधिक परिभाषित भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकती है। और इससे क्या होता है, इससे दूसरे द्वारा जो निर्धारित नियमों को समझने या फिर जो समान आयु के साथियों के साथ बातचीत करने में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो समान मानकों को नहीं मानते हैं। क्लियर? तो उच्च अपेक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यही है। नेक्स्ट आता है इसमें 6 पॉइंट आता है हमारा। 6 पॉइंट है परिशुद्धता की आवश्यकता। क्या होता है, परिशुद्धता की आवश्यकता। तो इसमें क्या होता है कि बारीकी के प्रति प्रशंसा तथा सोच और अभिव्यक्ति में परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। वे प्राय प्रश्नों के उत्तर में यह निर्भर करता है के साथ उत्तर देते हैं। ठीक है, तो उत्तर देते हैं और बहुविकल्पीय जो मूल्यांकन से सूझ सकते हैं, जिनमें उनसे प्रश्नों के व्यापक संदर्भ पृष्ठभूमि के बिना ही निर्णायक निर्णय लेने को कहा जाता है। तो ये होता है परिशुद्धता की आवश्यकता। तो ये हैं आपके प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। इसके अलावा भी और विशेषताएं हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, आगे हैं। जैसे ये देखो, इसमें आती है आपकी नेक्स्ट विशेषता कि ये बच्चे बड़े होकर पारिवारिक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सुखी होते हैं। कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो मोस्टली बड़े होकर, तब वो बड़े हो जाते हैं तो वो पारिवारिक जो उनका जीवन होता है वो कैसा होता है, खुशी खुशी वाला होता है उनका। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट में आता है आपका, ये बालक अपने से बड़ों से दोस्ती करने में झिझक महसूस नहीं करते। मैंने ऊपर भी पॉइंट में बताया था आपको कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपने से बड़े दोस्तों की ही तलाश करते हैं और उनको बड़े दोस्तों के साथ दोस्ती करने में कोई भी झिझक महसूस नहीं होती, अनकंफर्टेबल उनको नहीं लगता, जबकि वो कंफर्टेबल होते हैं अपने से बड़े दोस्तों में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें
इन बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि इन बालकों का जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इन बालकों का। ठीक है। नेक्स्ट है समय बर्बाद नहीं करते, कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, ये किसी न किसी चीज़ में, कार्य में लगे रहते हैं, इनको समय बर्बाद करना इनको अच्छा नहीं लगता, जो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें आपका खेल कूद में कम भाग, यदि भाग लिया तो सफल होते हैं, कि जो ये बच्चे होते हैं ये खेल कूद में क्या है, ये खेल कूद में भाग नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो क्या है, वो हमेशा उसमें सफल होते हैं। और खेल कूद की अपेक्षा ये वही है कि अपने से बड़ों के साथ मानसिक चिंता युक्त जो वाद विवाद होते हैं उनमें भाग लेना अधिक पसंद करते हैं। जो वाद विवाद होते हैं बड़े लोगों से, मीन्स बड़े स्टूडेंट से, तो उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करना ये पसंद करते हैं। क्लियर। और भी इसके पॉइंट हैं कि जैसे जो ये बच्चे होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं इनमें जो तर्क शक्ति होती है, इनमें क्या है, तर्क शक्ति क्या होती है, पर्याप्त होती है। तर्क शक्ति क्या है, इनमें पर्याप्त होती है इन बच्चों में। ओके, कि कौन से बच्चों में, जो प्रतिभाशाली आपके बालक होते हैं। और ये मानसिक स्वास्थ्य इनका क्या होता है, उत्तम होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, वो उत्तम होता है। कैसा होता है, उत्तम होता है। ओके, तो ये इसके बहुत सारे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और इनका क्या होता है, इन बालकों का जो सामान्य ज्ञान होता है वो उच्च स्तर का होता है। इनका जो प्रतिभाशाली बालक का जो सामान्य ज्ञान होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका उच्च स्तर का होता है। कैसा होता है, उच्च स्तर का होता है। क्लियर हुआ। और इन बच्चों का जो शब्दकोश होता है वो विस्तृत होता है। शब्दकोश कैसा रहता है इनका, विस्तृत। शब्दकोश कैसा रहता है, विस्तृत। और ये कठिन कार्यों में रुचि लेते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, कठिन जो कार्य होते हैं उसमें ही अधिकतर इंटरेस्ट लेते हैं। ये कठिन कार्यों में रुचि लेना। ओके, तो ये सारे इसके पॉइंट हैं, ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता तो इसकी यही है इसके बारे में कि जो इसका आईक्यू लेवल होता है, जो इसकी बुद्धि लब्धि होती है, जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, 120+ होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है अब आपकी प्रतिभाशाली बालक में। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रयोग की गई विधि। की जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए कुछ विधियां जो हैं प्रयोग की गई, कुछ विधियां हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि ये प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, तो जिसमें हमारी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां आती हैं हमारी, जिसमें फर्स्ट है बुद्धि परीक्षण, सेकंड है उपलब्धि परीक्षण, थर्ड है शिक्षक अवलोकन, फोर्थ है संबंधित व्यक्ति से सूचना, 5 है अभिरुचि परीक्षा। तो ये सभी क्या हैं, इसकी विधियां हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट है बुद्धि परीक्षण, जिसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम कैसे पहचानते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका कि प्रतिभाशाली जो बालकों की पहचान के लिए व्यक्तिगत जो बुद्धि है
वो परीक्षण उत्तम साधन है एक तरह से, ठीक है। तो इन परीक्षणों के द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से बालक की बुद्धि का पता लगाया जा सकता है और इन बुद्धि परीक्षाओं को अध्यापक व्यक्तिगत तौर पर या समूह में कर सकते हैं। जो ये बुद्धि परीक्षण होता है, बुद्धि जो परीक्षण होता है, ये अध्यापक कहाँ पे करते हैं? मोस्टली व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं या फिर समूह में कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं। किसका? व्यक्तिगत बुद्धि जो परीक्षण होता है, ये एक उत्तम साधन होता है बच्चे को पहचानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेकंड आता है हमारा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में क्या है हमारा कि बुद्धि परीक्षण के अतिरिक्त परीक्षण द्वारा भी प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों के प्रतिभावान होने की जो आशा है जागृत करती है, परंतु जो उपलब्धि अंकन हैं जितने उच्च होंगे बालक उतना ही प्रतिभाशाली होगा, यह आवश्यक नहीं है। कि उपलब्धि जो अंकन है आपके, उपलब्धि अंक अगर अधिक है या उपलब्धि अंक जितना उच्च होगा, उपलब्धि अंक अगर उच्च होगा, ठीक है, अगर उच्च होगा तो बालक उतना ही प्रतिभाशाली हो ये आवश्यक नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षक अवलोकन। नेक्स्ट क्या आता है? शिक्षक अवलोकन। इसमें क्या होता है कि बालक शिक्षक के संपर्क में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो किसके संपर्क में रहता है? टीचर के संपर्क में ही तो रहता है, ओके, संपर्क में रहते हैं और वे उनका दैनिक अवलोकन करते रहते हैं। कि जो टीचर है वो स्टूडेंट का क्या करते रहते हैं? दैनिक अवलोकन करते रहते हैं और वे छात्रों में दैनिक क्रियाकलाप परीक्षा करते हैं। परिणाम आदि के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का पता लग जाता है कि तब वो दैनिक क्रियाकलाप में जो भी परीक्षाएं लेते हैं, टीचर्स जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, मान लो क्लास है, क्लास के अंदर कोई भी टीचर है, टीचर ने बच्चे का क्या करा, उनका कोई परीक्षा ली, उसका देन रिज़ल्ट आया तो वो रिज़ल्ट के तौर पर बता देते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक है या ये नहीं है। तो शिक्षक अवलोकन के अंतर्गत आपका यही आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें संबंधी व्यक्तियों से सूचना। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बालकों के जो व्यक्तित्व के बारे में क्या होता है कि अन्य व्यक्ति से भी सूचना एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति से सूचना का मतलब यही है कि किसी भी बच्चे के बारे में हम किसी और से क्या कर सकते हैं, उसकी सूचना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और संबंधित व्यक्तियों से अध्यापक छात्रों की रुचि आदि का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। कि जो और मीन्स व्यक्ति हैं उनसे जो छात्र, कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है, ठीक है, और ये टीचर है, तो जो टीचर है वो किसी अन्य व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति है, टीचर किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है स्टूडेंट के बारे में कि हाँ भाई इसकी जो रुचि है वो किस चीज़ में है। तो इस तरीके से क्या है, और वह उनकी रुचियों के अनुसार क्या करते हैं, शिक्षण कार्य में आवश्यक परिवर्तन और सुधार ला सकते हैं। कि टीचर क्या है, किसी अन्य व्यक्ति से पूछता है किसी स्टूडेंट के बारे में और उससे क्या करता है, कोई सूचना या फिर जानकारी को क्या करता है, एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है। और फिर जो उनका शिक्षण होता है, टीचर का जो शिक्षण होता है उसमें वो क्या कर देते हैं, उसमें वो चेंज कर सकते हैं या फिर सुधार कर सकते हैं उसमें बच्चे के अकॉर्डिंग, रुचि के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आता है संबंधित व्यक्तियों से सूचना के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें जो
विधि है वो है अभिरुचि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षाएं। तो अभिरुचि परीक्षा में क्या होता है कि बालकों की कुछ विशेष या किसी एक योग्यता से क्या होता है संबंधित होती है ये, और बुद्धि परीक्षण की तरह ही अभिरुचि परीक्षाएं भी होती हैं कि जैसे फर्स्ट वाला मैंने बताया था आपको, फर्स्ट वाला बताया था बुद्धि परीक्षण, तो इसी की तरह क्या होती है आपकी अभिरुचि परीक्षा भी होती है। ठीक है, अभिरुचि से क्या होता है विद्यार्थी की भविष्य की सफलता के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है कि अभिरुचि से हम कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी है, उसकी भविष्य में फ्यूचर में जो भी सफलता है, सफलता के विषय में क्या कर सकते हैं हम अनुमान लगा सकते हैं। और जो अभिरुचि परीक्षण के लिए भी शिक्षक को प्रशिक्षण होना चाहिए कि जो अभिरुचि परीक्षाएं होती हैं, परीक्षण होता है, इसके लिए जो तुम्हारा टीचर है, इसके लिए जो टीचर होता है उनको भी प्रशिक्षित होना ज़रूरी होता है, वो भी वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि प्रतिभा अभिरुचि परीक्षण करना है लेकिन जो शिक्षक है उसको नॉलेज ही नहीं है कि हमें किस तरीके से कैसे करना है, तो उसके लिए टीचर को भी क्या होना पड़ेगा, प्रशिक्षित होना चाहिए। तो ये है आपका प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रयोग की गई विधियाँ। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षाएं। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आती हैं इसमें आपकी प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा। ठीक है, जिसमें हमारी बहुत सारी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आता है विशिष्ट कक्षा, सेकंड आता है तीव्र गति, थर्ड आता है सपुष्ट कार्यक्रम, फोर्थ आता है व्यक्तिगत ध्यान, 5 है आपका श्रेष्ठ अध्यापक, 6 है प्रोत्साहन, 7 है विशेष विद्यालय पाठ्यक्रम, 8 है अच्छे पुस्तकालय व प्रयोगशाला। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा और भी हैं कि ये क्या है प्रतिभाशाली बालक की शिक्षाएं, कि प्रतिभाशाली बालक की जो शिक्षा है वो किस तरीके से कैसे देनी चाहिए, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग है विशिष्ट कक्षाएं। ठीक है, तो विशिष्ट कक्षाओं में क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या होता है कि विशिष्ट कक्षा और विशिष्ट पाठ्यक्रम अभिगम है, एक तरह से अभिगमन है, मतलब से एक अत्यंतिक महत्वपूर्ण है उनके लिए विशिष्ट कक्षा और विशिष्ट पाठ्यक्रम को तैयार करना। एक तरह से इनके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक को अधिक व्यापक और विस्तृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको जो पाठ्यक्रम है, उनका जो पाठ्यक्रम वो कैसा होगा, वो होगा व्यापक और विस्तृत होगा, वो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये नहीं कि कोई भी चीज़ ली उसको शॉर्ट में पढ़ा दिया छुट्टी, ये पूरा डिटेल में जाते हैं, विस्तृत इसको पढ़ाया जाता है, जिससे उनकी विशिष्ट योग्यता का अधिक से अधिक विकास हो सके। ठीक है, तो उनकी शिक्षा में विशिष्ट कक्षा का तात्पर्य यहाँ यही है कि उनका जो विशिष्ट कक्षाएं होती हैं और जो इनका पाठ्यक्रम होता है वो विस्तृत और व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है, जिससे उनकी विशिष्ट योग्यता अधिक से अधिक क्या हो सके, विकसित हो सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट है तीव्र गति। तीव्र गति में क्या है कि तीव्र गति से मतलब यहाँ यही होता है कि प्रतिभाशाली बालक को प्रारंभ से ही तीव्र गति से शैक्षिक प्रक्रिया से गुजरना है। ओके, विद्यालय में जल्दी प्रवेश दिलाकर या फिर तीव्र गति से विद्यालय शिक्षा समाप्त करके बालकों का प्रतिभा का विकास किया जाता है। तो तीव्र गति से शैक्षिक प्रक्रिया यही है कि तीव्र गति से क्या करा, उन्हें विद्यालय में जल्दी से प्रवेश करा दिया, एडमिशन करा दिया, देन तीव्र गति से विद्यालय शिक्षा क्या करी, उसकी समाप्त करा दी। उसके बाद बालकों का प्रतिभा का विकास करवाया, किसका, प्रतिभा का क्या कराया, विकास किया जाता है। और वर्ष में 1 से अधिक बार कक्षा उन्नति के द्वारा ऐसे बालक को शैक्षिक गति
को तीव्र प्रदान की जाती है या फिर तीव्रता प्रदान की जाती है। तो ये आता है आपका तीव्र गति के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सपुष्ट कार्यक्रम। इसमें क्या होता है कि बालकों को अधिक पुष्ट और व्यापक विस्तृत अनुभव कराने से होता है। कि इसमें क्या होता है, कोई भी जो कार्यक्रम है, सपुष्ट कार्यक्रम का मतलब यही है कि जो प्रतिभाशाली बालकों को अधिक पुष्ट और या फिर व्यापक क्या कराए जाते हैं, विस्तृत अनुभव कराने से होता है। मतलब प्रतिभाशाली बालक को पुस्तकालय भ्रमण की विशेष सुविधा देकर उनका ज्ञान अर्जन में सहायता की जाती है। तो क्या किया जाता है, पुस्तकालय भ्रमण, लाइब्रेरी होती है ना, तो उनकी क्या दी जाती है, पुस्तकालय भ्रमण की क्या दी जाती है, सुविधा। उनको सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो अपने ज्ञान अर्जन में सहायता उनको मिल सके। नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत ध्यान। इसमें क्या है कि जो अध्यापक होते हैं तथा अभिभावक को प्रतिभाशाली बालक के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होता है। कि जो टीचर है आपके वो और जो आपके पेरेंट्स हैं वो दोनों को ही व्यक्तिगत ध्यान देना होता है। किस पर, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन पर। इन बालकों को उचित परामर्श या फिर निर्देश देकर, ठीक है, कि अध्यापक जो टीचर है वो भी निर्देश दे रहे हैं और जो अभिभावक हैं वो भी निर्देश देकर उनकी विशिष्ट योग्यता का अधिक विकास करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत ध्यान से यही तात्पर्य है आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 5, श्रेष्ठ अध्यापक। तो जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए एक श्रेष्ठ अध्यापक की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रशिक्षित जो सुयोग्य जो अध्यापक के संपर्क में आने से क्या होता है कि वे अपनी क्षमता और योग्यता का विकास कर पाते हैं। श्रेष्ठ अध्यापक का यही है कि अध्यापक अगर श्रेष्ठ हैं और उनके संपर्क में अगर प्रतिभाशाली बच्चा जाएगा तो उसकी जो क्षमता हैं, प्रतिभाशाली बालक की जो क्षमताएं हैं और जो उनकी योग्यता है उनका क्या होगा, उनका विकास कर सकते हैं। और प्रतिभाशाली बालक के अध्यापक को ऐसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो श्रेष्ठ अध्यापक होते हैं उनको बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए टीचर को, स्टूडेंट के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन में आपका यही है कि जो प्रतिभाशाली बालक के जो अध्यापक को अपनी योग्यता का अधिगम विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, और परिवार जो आपकी फैमिली होती है, विद्यालय जो आपका स्कूल होता है, समाज जो आपका सोशल एरिया होता है, को प्रतिभाशाली बालकों के विकास में प्रारंभ से ही रुचि लेनी चाहिए। परिवार को, विद्यालय को, समाज को प्रतिभाशाली बालक के विकास में प्रारंभ से क्या लेना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए। और ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे ऐसे बालक का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, सर्वांगीण विकास हो सके। तो यह आता है प्रोत्साहन के अंदर। नेक्स्ट है आपका इसमें विशेष विद्यालय और पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए क्या होता है, विशेष विद्यालय की आवश्यकता या व्यवस्था की जानकारी चाहिए होती है। इनके लिए जो सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम इतना भी विस्तृत ना हो कि उन पर बोझ लगने लग जाए। ठीक है, एक तो विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, दूसरा पाठ्यक्रम क्या है, विस्तृत होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि उन पर बोझ लगने लगे।
तो ये आता है आपका पाठ्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट है इसमें अच्छे पुस्तकालय व प्रयोगशाला। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक के लिए अच्छे पुस्तकालय और प्रयोगशाला का भी होना आवश्यक है, जिससे वो ज्ञान अर्जन कर सकें, जिससे क्या कर सकें, ज्ञान को अर्जन कर सकें और अपना अधिक विकास कर सकें। ठीक है, तो ये आता है अच्छे पुस्तकालय और प्रयोगशाला के अंतर्गत। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेष शिक्षण विधियाँ। इसमें क्या होता है कि प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऐसे छात्रों की जो रचनात्मक कार्य या फिर शोध कार्य होते हैं उनमें रुचि होती है। किसमें होती है? जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं या फिर जो रचनात्मक कार्य होते हैं या कोई शोध करना होता है, उनमें क्या होती है? ये रुचि होती है। और इनकी शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट विधियाँ आती हैं। अधिकतर शिक्षण विधि में कौन सी विधियाँ आती हैं? इसमें आती है आपकी प्रोजेक्ट मेथड आता है। इसमें स्वतंत्र अध्ययन आता है, स्वतंत्र अध्ययन ये आता है। इसमें शोध विधियाँ आती हैं। इसके अंदर शोध विधि आती है, पर्यटन विधि आती है। ठीक है, और नवीन उपकरणों का प्रयोग करना इसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। तो जो प्रतिभाशाली बालकों का पूर्ण विकास करने के लिए क्या होता है? उन्हें खेल प्रतियोगिता, उन्हें नाटक, संगीत, नृत्य, भाषण और सामूहिक क्रिया में लगाना आदि है। ठीक है, कि उनका विकास करने के लिए क्या करना है? उनको नाटक में लगाओ, संगीत में, नृत्य में, भाषण में या खेल प्रतियोगिता में, इन सभी में उनको लगाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिभाशाली अध्यापक। तो इसमें यही है कि प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक का चयन करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, इन अध्यापकों में क्या होना चाहिए? उत्कृष्ट बुद्धि, समृद्ध व्यक्ति, अभिप्रेरणा प्रदान करने की क्षमता या फिर सहानुभूति, प्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामान्य ज्ञान, ये सभी सारी चीज़ें होनी चाहिए। किसके अंदर? अध्यापक के अंदर, जो टीचर है उसके अंदर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है नेतृत्व का प्रशिक्षण। क्या आता है आपका? नेतृत्व का प्रशिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? क्योंकि हम ऐसे बालक से नेतृत्व की आशा करते हैं, इसलिए उनको विशिष्ट परिस्थिति में नेतृत्व का अवसर और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, एक औरली बताती हूँ मैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकता जो होती हैं, नोट करके लिखना, या तो नोट करके लिखना कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए या आवश्यकता को ध्यान में रखकर जो भारत सरकार है, कौन है? भारत सरकार। भारत सरकार ने गति निर्धारक स्कूल, बहुत सारे स्कूल जो हैं निर्धारित किए। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया। भारत सरकार ने क्या करा कि जो नई शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है उसमें प्रावधान किया गया है कि देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाए। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाए, जिसमें योग्यता के आधार पर छात्रों का चयन करें और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दें। ठीक है,
कि उसमें जो बच्चों का चयन होता है वो उनकी योग्यता के आधार पर होता है। ठीक है, जो चयन होएगा बच्चों का वो उनकी योग्यता के अनुसार होएगा, कि जो चयन होगा वो उनकी योग्यता के अनुसार होगा। और उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो कैसी दी जाएगी, निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, निःशुल्क आवश्यक शिक्षा जो उनकी उच्च गुणवत्ता वाली होगी वो वाली उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो वीडियो होती है, ये जो आपकी क्लास होती है वो समाप्त होती है यहाँ पे। इसी में हम आगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी मंद बुद्धि वाले बच्चे। ठीक है, ये सारी जो बुद्धियाँ हैं, पिछड़े बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, हेडिंग्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे आपको नई हेडिंग के साथ, जिसमें हमारी हेडिंग रहेगी न्यू मंद बुद्धि वाले बच्चे। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।